ना जाने मेरे माँ बाप को भी क्या सूझी जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ दिया। जिंदगी नरक बन गई है। मैं यहाँ 2 कमरों की घोंसले में रहती हूँ और इनके माँ बाप ठाठ से कोठी में रहते हैं। कहा था मैंने अपनी माँ से ऐसे घर में भेजना जहाँ खुद की छत और 2 वक्त का आराम मिले, पर उन्होंने तो नौकरी देखी और उस नौकरी से क्या फूटी कौड़ी मिलती है। सारा काम मुझे करना पड़ता है और अपने सपनों को 2 कमरों में समेटना पड़ता है। रसोई में बर्तन पटकते हुए अनुभा अपने पति विजय को सुना रही थी। विजय बोला, जरा धीरे बोलो, फ़ोन पर माँ और बाबूजी से बात कर रहा हूँ, सुन लेंगे तो 10 सवाल करेंगे। अनुभा कहाँ मानने वाली थी। यह सुनकर और ज़ोर से बर्तन पटकने लगी। विजय ने बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया और बोला, अगर तुम्हें वह घर कोठी लगता है तो वहीं क्यों नहीं रही, क्यों चली आई शहर। अनुभा धोते हुए बेलन को लेकर बाहर निकली और बोली, मेरी शादी तुमसे हुई थी, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। कई बार समझाई कि बोलो उनसे गांव की ज़मीन और घर बेच दे और यहाँ हमें बड़ा सा मकान खरीद कर दे, पर नहीं। बस माँ बाबूजी की रट लगाए रखना, किसी काम के नहीं हो तुम। विजय बोला, कई बार बाबूजी को बोल चुका हूँ कि सब बेच दो, क्यों परेशानी में जी रहे हो, क्या रखा है इस गांव में, पर वह मेरी सुनते कहाँ हैं। अनुभा बोली, अरे इकलौते बेटे हो, जरा प्यार से बोलो, बूढ़े लोगों को कैसे बहलाया जाता है, क्या इतना भी नहीं मालूम। कुछ दिन उनके साथ वक्त बिताओ, देखना एक न एक दिन मान ही जाएंगे। आखिर हमारे सिवा उनका कौन है, पहले कोशिश तो करके देखो। विजय बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ रोज रोज की बचत करके। अनुभा बोली, ऐसा करते हैं, गर्मियों की छुट्टी में गांव चलते हैं, वहाँ इतनी हरियाली होती है कि गर्मी नहीं लगेगी और बच्चों के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनका मन भी पिघल जाए। फिर सब कुछ बेचकर यहाँ बड़ा सा मकान ले लेंगे और अगर उन्हें साथ रहने की इच्छा होगी तो रख लेंगे। दोनों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर 1 हफ्ते बाद बिना बताए गांव पहुँचे। विजय के पिता महेश बाबू और उसकी माँ राधिका जी जैसे ही बच्चों को देखी फूली नहीं समाई। महेश बाबू बोले, अरे तुम लोगों ने अपने आने की खबर भी नहीं दी, अचानक आओ आओ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। देखो आम का मौसम भी आया है, मैं बच्चों को याद कर रहा था। राधिका जी बोली, अच्छा किया बहू जो तुम आई, तुम लोगों की बहुत याद आती है। इतना बड़ा घर और बिना बेटे बहू और पोती के सुना सुना रहता है। अनुभा की नज़र उस मकान पर थी जो किसी कोठी से कम नहीं थी। अनुभा बोली, माँ जी क्या बाबूजी ने और खेत खरीद लिया, क्या यह सब हमारे हैं। राधिका जी बोली, हाँ बहू, अब जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं उससे यह खेत ही लेते जाते हैं। कहते हैं धरती हमारी माँ है, जब यह हमारा पेट भर रही है तो इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। छोड़ो इन बातों को, चलो तुम अंदर, मैं सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। अनुभा झट से बोली, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कौन सा थक गई हूँ, आप बैठिए, वैसे भी मैं वहाँ से सूखा नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर क्या था। विजय चाय पीकर शाम में अपने पिता के साथ अपने खेत खलियान का हिसाब लगाने निकल गया। इधर अनुभा अपनी सास की झूठी सेवा में जुट गई। करीब 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। राधिका जी एक रात महेश बाबू से बोली, बहू मेरी कितनी सेवा करती है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आप देख रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देती है, मेरे पैरों को तेल लगाती है, कंघी करती है और चोटी बनाती है। ये देखिए, कल तो उसने मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार नेल पॉलिश कब लगाई थी। महेश बाबू पत्नी की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। एक रोज राधिका जी चापाकल से पानी भर रही थी। अनुभा झट से उनके पास जाकर बोली, माँ जी आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं। और विजय, माँ जी यहाँ चापाकल से पानी भरती है तो आपने यहाँ मोटर क्यों नहीं लगवा दिया। इतने सालों से बेचारी कितना मेहनत कर रही है, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सास के लिए चिंतित अनुभव को देखकर महेश बाबू बोले, बहू तुम तो बेटे से बढ़कर अपनी सास की चिंता कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, शहर में कितना बड़ा घर है। विजय मुंह लटका कर बोला, कहाँ बाबूजी, 2 कमरे का मकान है जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। रसोई इतनी छोटी है कि जिसमें बस अनुभा समा पाती है। इतना सामान है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार छत पर ले जाकर बैठता हूँ। फिर भी आप लोग रहेंगे तो हम जगह बना ही लेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के वहाँ मन नहीं लगता है। महेश बाबू बोले,
हाँ, तुम लोगों के बिना हमारा भी मन यहाँ कहाँ लगता है। ऐसा करो, पता करो 3 कमरे का खुला मकान में कितना पैसा लगेगा। तुम्हारी माँ की खुशी देखकर लग रहा है अब सब साथ में रहे तो उसे भी थोड़ा आनंद आ जाएगा। जो बात विजय मन में लेकर आया था वो तो महेश बाबू ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। विजय बोला, हाँ बाबूजी, मैं कल ही पता करता हूँ। अनुबा धीरे से विजय के कानों में बोली, आज तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि मैं सपने में बड़ा मकान, बड़ा टीवी और एक गाड़ी और ना जाने क्या क्या देखूंगी। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए सोने चले गए। अगले दिन महेश बाबू अपने एक मित्र अनिल बाबू, जो कि काफ़ी अनुभवी थे, उनसे बोले, सोच रहा हूँ अब सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहने चला जाऊं। बेटा बहू सेवा करते हैं और यहाँ रहकर उनकी याद में हमेशा पत्नी रोती रहती है, तो आप क्या सलाह देंगे? अनिल बाबू बोले, महेश बाबू, मानता हूँ मैं शहर की जिंदगी देख कर आया, पर वह भी एक मृग तृष्णा की तरह है। अगर बच्चे अच्छे हैं तब तो आप उनके साथ रह सकते हैं, पर आजकल ऐसी ऐसी खबर शहरों में मिलती है कि सुनकर मन सिहर जाता है, क्योंकि कुछ बिगड़ी औलाद है जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या वृद्ध आश्रम पहुँचा देते हैं। महेश बाबू बोले, अनिल बाबू, किस्मत खराब माँ बाप की नहीं बल्कि उन लालची औलादों की होती है जो अपने जन्मदाताओं को ऐसा दुख देते हैं, उन्हें क्या लगता है वह चैन से सो पाएंगे? अरे पाप पुण्य सब इसी धरती पर काटना होता है, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अनिल बाबू बोले, अगर आपको भरोसा है तब तो आप निश्चिंत होकर वहाँ रह सकते हैं और इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपका ज़मीन और घर मैं ले लूँगा। हाँ, एक सलाह दूंगा, कुछ संपत्ति ज़रूर यहाँ रखना, या जब वहाँ घर लेंगे तो बेटे से कहना भाभी जी के नाम से घर ले। इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन के नाम से टैक्स कम भरना पड़ेगा और भाभी जी के नाम से घर रहेगा तो आने वाले खतरे से भी बचे रहेंगे। महेश बाबू ने बोला, आपकी ये बात मस्तिष्क में रख ली। महेश बाबू घर जाकर बेटे से बोले, विजय, मैंने गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर ली है, वह हमारी ज़मीन और घर सब ले लेगा। तुम मकान की बात करो, फिर हम सब एक साथ शहर चलेंगे। यह बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विजय बोला, नेकी और पूछ पूछ, मैं भी अभी सभी इंतजाम करता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर विजय ने घर की बात भी कर ली। जब महेश बाबू ने घर को राधिका जी के नाम से लेने की बात बेटे से कही और सीनियर सिटीजन वाली बात बताई तो इतना खुश था, इस बात से उसे कोई ऐतराज नहीं था। विजय ने बिल्डर से एजेंट से पहले ही साठगांठ कर ली थी। धीरे धीरे उसने घर का सामान भी मंगवा लिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे रहे। करीब 15 दिन तक अनुभा ने राधिका जी को कोई काम नहीं करने दिया, बल्कि उनकी सेवा करती रही। दोनों पति पत्नी बेटे बहू से बहुत खुश थे। करीब 1 महीने बाद अनुभा अपने असली रूप में आने लगी। धीरे धीरे करके सारे काम राधिका जी को सौंपने लगी। बच्चों का टिफिन बनाना, घर की साफ सफाई खुद क्या करती, मशीन में कपड़े डाल देती, फिर उन कपड़ों को सुखाने के लिए भी राधिका जी से कहती। खुद पूरा दिन फ़ोन लेकर घूमती और अपने नाखूनों में नेल पॉलिश के रंग बदलते रहती। राधिका जी की तबीयत बिगड़ने लगी। महेश बाबू बेटे से बोले, विजय, कोई काम वाली देख लो, तुम्हारी माँ की उम्र नहीं रही कि वो घर के काम करे। अनुभा बोली, घर के काम होते कितने हैं जो माँ जी थक जाती है, आधे से ज़्यादा काम तो मशीन करता है। वैसे माँ जी, गाँव में तो आप सारा काम करती थी, वहाँ तो कोई थकान नहीं होती थी और आज तक हमने घर में काम वाली नहीं रखी है, फिर अब क्यों? विजय बोला, बाबूजी, अनुभा सही कह रही है। आप ये देखिए मेरी आमदनी ही कितनी है जो मैं काम वाली को दूंगा। दोनों मिलकर घर के काम संभाल तो रही है। आप क्यों महिलाओं के काम में दखलंदाजी करते हैं? आप आराम से रहिए। महेश बाबू बोले, कैसे आराम से रहूं जब मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिस रही है। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती, पर मुझे अपनी अर्धांगिनी की तकलीफ दिखती है। इससे अच्छे तो हम गांव में थे। बहू बोली, तो हमने कौन सा आपको शहर बुलाया था? आपने खुद यहाँ आने की इच्छा जताई। अब सारा दोष हम पर मत डालिए। काम वाली आएगी तो उसका खर्चा कौन देगा? आपके पास कुछ है नहीं जो आप खर्चा उठाएंगे। क्यों अपने बेटे की परेशानी बढ़ाते हैं? चुपचाप खाइए और पड़े रहिए। सुनो जी, आप जाओ दफ्तर, इनका तो रोज रोज का यही है। इतना कहकर बहू चली गई। राधिका जी महेश बाबू से बोली, छोड़िए ना,
क्यों आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे कब? बड़ा घर गाड़ी सब कुछ दे दिया हूँ, तब भी तुम कह रही हो। उसे परेशानी है। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। बेचारी राधिका जी आदी हो गई थी और महेश बाबू भी, जो खुली हवा में पहले सांस लेते थे, अब एक कमरे में बंद रहते थे। दिन रात अनुभा कहती है, अभी घर में कोई मेहमान है, आप कमरे से मत निकलिए। बाजार के काम महेश बाबू से करवाती थी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की हालत नौकरों जैसी हो गई थी। जब भी महेश बाबू कुछ कहते तो अनुभा और विजय दोनों लड़ने लगते थे। एक दिन राधिका जी को बहुत खांसी हो रही थी। उन्होंने बेटे बहू को बहुत आवाज़ लगाई, पर दोनों ने अनसुना कर दिया। महेश बाबू बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वे पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे तो बेटे बहू की आवाज़ आ रही थी। अनुभा बोल रही थी, अब मैं थक गई हूँ इन लोगों से, जितना जल्दी हो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाओ। विजय बोला, पर गांव का घर जमीन सब बेच चुके हैं, तो यह लोग जाएंगे कहाँ? अनुभा बोली, दुनिया भर के रिश्तेदार पाल रखे थे, जिन्हें बुला बुला कर खिलाते थे। जाए वहाँ जाकर रहे, और कुछ नहीं तो शहर में कितने सारे वृद्धाश्रम हैं, उसका पता दो और कुछ पैसे उनके हाथ में पकड़ा कर दफा करो। इस बड़े से घर में वह लोग किसी कबाड़ से कम नहीं हैं। विजय बोला, अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टी हो रही है, उन्हें लेकर पहले घूमने तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। वहाँ से आकर इन लोगों का कुछ इंतजाम करता हूँ। सच कहा तुमने, रोज रोज की चिक चिक से मैं भी थक गया हूँ। मैंने सोचा था बुढ़े हो गए हैं, 1-2 साल जिएंगे, फिर सब रास्ता खाली हो जाएगा, पर इन्हें देखकर तो नहीं लगता है कि यह ऊपर जाने वाले हैं। महेश बाबू को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह पत्नी को पानी दिए और आराम से कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगे। राधिका जी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वह बोले, राधिका, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। राधिका जी रो कर बोली, हमारी किस्मत ही फूटी है। वह बोले, खराब किस्मत हमारी नहीं बल्कि इन बच्चों की है। इन्हें क्या लगता है इनके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है? अरे दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ प्यार और भरोसा बांटो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। राधिका जी बोली, फिर अब क्या आपने कुछ सोचा कि अब आप क्या करोगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। महेश जी बोले, राधिका तुम चिंता मत करो, मैं भी इसका बाप हूँ। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा। अब तक पिता का फर्ज निभाता आया, अब इसे मैं बताता हूँ कि एक बाप क्या क्या कर सकता है। कुछ दिन बाद विजय परिवार के साथ निकल रहा था। अनुभा राधिका जी से बोली, माँ जी मेरे पीछे घर का ध्यान रखिएगा। महेश बाबू बोले, हाँ हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, जो भी बिगड़ा होगा उसे हम बिल्कुल सही कर देंगे। तुम आओगी तो देखकर हैरान हो जाओगी। अनुभा मुस्कुराते हुए विजय के कान में बोली, मन तो नहीं करता कि फ्री के चौकीदारों को घर से निकालूं, पर मुझे यह पुराने एंटिक पीस घर में नहीं चाहिए। दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। इस बीच महेश बाबू ने वहाँ की सारी घटना अनिल बाबू को दी। अनिल बाबू ने अपने एक मित्र के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और घर के कागजात दिखाए। अनिल बाबू की शहर में बहुत जान पहचान थी। उन्होंने सुझाया कि आपके घर के पास ही बहुत बड़ा अस्पताल बना है, जहाँ कई नर्स रहने के लिए मकान ढूंढ रही हैं। आप उन्हें अपने मकान में रख लो, आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आप लोगों की देखभाल भी होती रहेगी। महेश बाबू ने 6 लड़कियों को 2 कमरे दे दिए। अब वह लड़कियां जब अपने लिए खाना बनाती तो उन दोनों के लिए भी बना देती। अब वह सभी नर्स थी तो उनके स्वास्थ्य की भी परेशानी हल जो हो जाती थी। इस तरह से करीब 10 दिन में उस घर का महेश बाबू ने नक्शा ही बदल दिया। 11वें दिन जब बेटा बहू घूमकर घर लौटे तो अनुभा ने डोरबेल बजाई। उनमें से एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही अनुभा अंदर आने लगी, वह लड़की बोली, अरे इस तरह से कहाँ घुसी आ रही हैं? अनुभा बोली, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? यह मेरा घर है, और पहले तो यह बताओ तुम हो कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? दूसरी लड़की बोली, ये घर तुम्हारा नहीं है, यह घर महेश बाबू का है और हम सब उनके किराएदार हैं। यह सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए। अनुभा जोर जोर से चिल्लाई, माँ जी, पापा जी, बाहर निकलिए। ये हमारे घर को क्या आपने हॉस्टल बना कर रख दिया? और आपको कोई नहीं मिला तो नर्स को घर में रखने लगी?
ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हमने आपको रहने की जगह दे दी, यह क्या कम था। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के साथ आप भी मेरे घर से निकलो। महेश बाबू बोले, तुम्हारा घर? बहू, दिन में सपने देख रही हो क्या? यह घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है। पूछो अपने पति से किसके नाम से है यह घर। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? अनुभा विजय की तरफ देखने लगी। विजय को सीनियर सिटीजन वाली बात याद आई और वह हैरान रह गया। महेश बाबू बोले, तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण मैं पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेंट दे दी है। अभी तो वह कुछ नहीं करेंगे, परंतु अगर तुम लोगों ने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो जेल की हवा खाओगे। तुम्हारा सारा सामान बाहर के स्टोर रूम में रखा है, उसे उठाओ और निकलो हमारे घर से। बेटे बहू माँ बाप के पैर पकड़ने लगे और कहने लगे, हमें हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में लालच आ गया था, हमारी किस्मत खराब थी जो हम आपको पहचान नहीं पाए। राधिका जी बोली, अब पता चला कि खराब किस्मत माँ बाप की नहीं बल्कि बिगड़ी और लालची औलाद की होती है। जिस चालबाजी से तुम लोग हमें गांव से यहाँ तक लेकर आए, अब वह हमारे सामने आ चुकी है। तुमसे भले तो यह बच्चे हैं जो रहने का दाम भी देते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। हमारे मरने के बाद हम ये घर ऐसे ही माँ बाप के लिए छोड़ जाएंगे जिनके बच्चे तुम जैसे बदकिस्मत होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर विजय और उसकी पत्नी की आंखें बाहर आ गई। महेश जी बोले, ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, यह तो माँ बाप से चालाकी करने का अंजाम है। तुम्हारी ही चालबाजी आज तुम पर ही भारी पड़ गई है। अब निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा लौट कर मत आना। कहते हुए महेश जी ने बेटे और बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काफ़ी समय तक विजय को दर दर भटकना पड़ा और इधर महेश बाबू को पराए बच्चों से अपनापन मिला और आगे चलकर उन्होंने अपना वह घर वृद्ध आश्रम के नाम किया ताकि उनके जैसे माता पिता को कोई कष्ट ना हो। तो दोस्तों, ऐसे लालची बेटे बहू को घर से निकालकर क्या महेश बाबूजी ने सही किया या गलत? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।